कनाडा में ऐसे ज़्यादा नहीं है, लाइक कंटेंट क्रिएटर्स तो है बट पॉडकास्ट नहीं है ऐसे जो मॉम्स खुद होस्ट करती है। तो आई थिंक वो भी एक हमें लगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि रिलेटेबल लगेगा कि वी आर नॉट सम रैंडम पर्सन ट्राइंग टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग। हम खुद गुजर चुके हैं तो हम उसके बारे में भी शेयर करते हैं। वुमेन पुट दैट प्रेशर ऑन देमसेल्व्स आल्सो। हमें खुद से ही लगता है हमें सब कुछ परफेक्ट करना चाहिए। ये लगना तो अच्छी बात है ना, बिकॉज इन दैट वे यू इम्प्रूव योरसेल्फ। आप इम्प्रूव तो करते हो पर आप कभी कभी ये नहीं सोचते कि आप इतना बैलेंस कर पाओगे लाइफ में। आई थिंक लड़कों के लिए भी प्रेशर तो होता ही है कि इम्प्रेस करना है। लड़कियों का प्रेशर ये होता है कि अगर इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो द इन लॉज शुड लाइक हर एंड शी शुड बी एडजस्टेड इन द फैमिली। वो एक दूसरा प्रेशर होता है विच इज हार्ड फॉर गर्ल्स। माना कि लड़कियों को घर छोड़ जाने का एक डर होता है, पर इनका एक घर के बाद दूसरा घर होता है। माना कि लड़कों को घर छोड़ जाने का कोई डर नहीं होता, ये नौकरी तो करते हैं कई शहरों में पर इनका कोई घर नहीं होता। Yeah, that's so true. That is very true. Very true. ओवर सेक्सुअलाइजेशन का मतलब क्या है? Like everything, गाने भी आप देख लो जो बच्चों को easy access मिल जाता है, even if it's not meant for kids, but they have access. काफी सारे टॉपिक्स पे पॉडकास्ट आप लोगों ने किए द मॉडर्न सखी में, और आई वुड से बहुत रिलेटेबल टॉपिक्स हैं यहाँ के पेरेंट्स के लिए जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, इधर भी ऑस्ट्रेलिया कनाडा जहाँ भी लोग रह रहे हैं। Right. तो पेरेंट्स से काफी रिलेट करते हैं आपके पॉडकास्ट। कैसे आइडिया आया? So हम दोनों कंटेंट क्रिएटर्स तो थे ही, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते थे पेरेंटिंग रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड, शेयरिंग आवर ओन जर्नी ऑफ पेरेंटिंग, मदरहुड, just life as a parent. And then we happen to follow each other कि मेरी एक रील शायद वायरल हुई थी कोई बच्चों वाली, एंड देन सुनैना ने वो देखा था एंड शी फॉलोड मी। तो फिर मैंने उसको फॉलो किया, मुझे भी उसका कंटेंट अच्छा लगा। फिर वैसे बातें हुई एंड देन वी रियलाइज कि हम तो काफ़ी पास रह रहे हैं और मुझे ये करना था एक्चुअली, क्योंकि मैं इतने वीडियोस फेस मतलब कैमरा फेस करके वीडियोस बनाती थी। तो आई वाज लाइक कि मुझे कुछ करना है लाइक अ लॉन्ग फॉर्म जिसमें हम ज्यादा बात कर सके जो रिलेटेबल लगे लोगों को, बिकॉज समटाइम्स शॉर्ट फॉर्म में आप थोड़ा जिस्ट दे पाते हो पर आप सब कुछ डिस्कस नहीं कर पाते हो, राइट? सो दैट्स व्हाई वी वुड लाइक कि इसमें हम सब चीज के बारे में बात करेंगे, फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग लाइक यू नो व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड टू व्हेन यू आर लाइक हैविंग किड्स टू पोस्टपार्टम टू हाउ यू आर पेरेंटिंग देम, and we are in that phase right now, and it so. came very naturally क्योंकि हमने वो सब कुछ अब खुद ही एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो फिर हम लोग मिले एंड देन ज़्यादा सोचा भी नहीं, वी वर लाइक कि आवर आइडियाज मैच एंड वी वांट टू डू द सेम थिंग, तो लेट्स स्टार्ट, फिर आगे देखेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। That's nice. और हर इस जर्नी में कुछ ऐसे रिव्यूज होते हैं जो आपको मिलते हैं और आप ये फील करते हो कि हाँ हम सही पाथ पे हैं, राइट? कि जो हम कर रहे हैं इससे लोगों का कुछ बेनिफिट हो रहा है या सही पाथ पे हैं हम। या एक्चुअली कुछ रिव्यूज ऐसे होते हैं जो आपको वो पॉजिटिविटी देते हैं कि हाँ हम करते रहे, इस बात पे चलते रहे आगे। सो क्या ऐसे रिव्यूज थे, रिमार्क्स थे लोगों के, रैंडम, ऑर्गेनिक? वो ये था कि लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड कि हाँ हमने भी वी गॉन थ्रू द सेम थिंग, दिस इज सो रिलेटेबल, कि हाँ हमारे साथ भी ये हुआ है, या हम किसी को जानते हैं जिसके साथ ये हुआ है, मेरी बेटी भी ये करती है, मेरा बेटा वो करता है। तो आई थिंक वो सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या फीडबैक से भी हमें आइडियाज मिलते हैं कि व्हाट कैन बी नेक्स्ट डिस्कस ऑन द पॉडकास्ट। या लाइक फ्रेंड्स से भी अगर आप बात करो एंड देन दे सडनली वी टॉक अबाउट किड्स बिकॉज एवरीबॉडी इज इन दैट फेज, then we get that idea कि you know हम सब लोग का सेम ही चीज चल रहा है, but some people are okay to express it on camera, some people are not, right? And if so many people are going through the same experience and through the same you know journey, so we were like it's better हम लोग उसको as a you know video. So you are actually being the voice of yes, so of many women and many mothers, I and think. especially I think कि कनाडा में ऐसे ज़्यादा नहीं है जो मॉम कंटेंट लाइक कंटेंट क्रिएटर्स तो है बट पॉडकास्ट नहीं है ऐसे जो मॉम्स खुद होस्ट करती है। तो आई थिंक वो भी एक हमें लगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि रिलेटेबल लगेगा कि वी आर नॉट सम रैंडम पर्सन ट्राइंग टू टॉक अबाउट पेरेंटिंग। हम खुद गुजर चुके हैं तो हम उसके बारे में भी शेयर करते हैं।
And we anyway had a little bit of screen presence. We knew how to talk, so that was not a big challenge. और इतना ऑर्गेनिक शायद वो आपने फेस किया खुद, तो वो इतना ऑर्गेनिक था कि आपको ये पता ऑलरेडी था कि आप जैसे ही बात करोगे लोग रिलेट करेंगे उस चीज़ से। बिल्कुल, हाँ। आपके फेवरेट टॉपिक्स क्या रहे अब तक? पेरेंटिंग एज होल, इफ वी सब डिवाइड, आपके फेवरेट टॉपिक्स क्या रहे अब तक पेरेंटिंग में, जिसमें लोगों ने बहुत रिलेट किया हो? फेवरेट आई थिंक जो सबसे हमारा हाईएस्ट अभी तक का व्यू आया है, विच वाज द टॉपिक ऑफ द प्रेशर दैट वुमेन फेस. तो Being वुमेन perfect all the time. या प्रेशर टू बी परफेक्ट, कि चाहे वो एक बेटी हो, एक बीवी हो, एक माँ हो, एक डॉटर इन लॉ हो, या एक वर्किंग वुमन हो. There's a lot of pressure and expectation कि she should be an all-rounder in every field that she is in. तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, which I think only women can relate to. तो वो हमारा सबसे पहला भी एपिसोड था और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी वही था. And it's very close to us also because we go through that every day. Yeah. I think the other one also जो बहुत लोगों ने relate किया था was, you know, जब आप इंडिया में होते हो, you're with your in-laws and how your dynamics change after having kids. क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स तो हमेशा बिगाड़ते हैं. तो बहुत लोगों ने उस पे वो बहुत कमेंट किया था कि हमारी लाइफ, मतलब हमारे फैमिली में भी सेम प्रॉब्लम चल रही है कि हम बच्चे को कोई रूटीन में डालना चाहते हैं, बट वो होता नहीं है बिकॉज देयर मल्टीपल पीपल इन द फैमिली जो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर वो लोग अगर उठे रहे रात को तो बच्चे का मन करता है हम भी उठे रहे, सो ऑल दैट, लाइक पीपल रियली फाउंड दैट रिलेटेबल कि ऐसा है. That's nice. I have few questions. कुछ questions हैं मेरे already. Okay. जो again मैंने फॉर्म कुछ नहीं किया, but as मैंने आपका चैनल देखा, सब कुछ एक्सप्लोर किया, so कुछ चीज़ें माइंड में हैं, but first of all I like to start with the topic you told, and these two topics first of all. तो आपने कहा परफेक्ट बनने का एक जो रेस कह सकते हैं उसको, या फिर डिजायर कि आई हैव टू बी परफेक्ट. इन्हें डिजायर खुद ही से हम लोग अपने ऊपर डालते हैं. वो भी एक प्रेशर है कि women put that pressure on themselves also. कि हमें खुद से ही लगता है हमें सब कुछ परफेक्ट करना चाहिए. बट अगर आप ये लगना तो अच्छी बात है ना, बिकॉज इन दैट वे यू इम्प्रूव योरसेल्फ. नहीं, आप इम्प्रूव तो करते हो, पर आप कभी कभी ये नहीं सोचते हो कि आप इतना बैलेंस कर पाओगे लाइफ में. मतलब अगर इफ फॉर एग्जांपल इफ आई वाज वर्किंग एंड मुझे पता है कि आज घर आने के बाद मैं बस एक सिंपल दाल चावल ही बना सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, बट माई किड्स आर एक्सपेक्टिंग मी टू मेक प्रॉबेबली समथिंग फैंसी, तो आई डोंट वांट टू बी दैट परफेक्ट मॉम जो हमेशा अपने चाइल्ड के लिए सब कुछ करेगी. दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मम्मा आज बिजी थी, नहीं कर पाई, तो आज यही है. वो एक आई थिंक पेरेंटिंग स्टाइल भी आ जाता है, व्हिच वी कैन टॉक फर्दर इन द पॉडकास्ट. बट वो ये है कि दाल चावल तो बच्चे खा ही सकते हैं, उसमें कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है, कोई खराब चीज़ नहीं है. बट कभी कभी पेरेंट्स सोचते हैं कि उसे बच्चों को पसंद नहीं है, तो उनकी पसंद का खाना बनाने का एक अलग प्रेशर खुद से ले लेते हैं. तो वो सारा कुछ हमने उस टॉपिक पे डिस्कस किया था, विच इज़ वेरी रिलेटेबल. एवरी वुमन फील्स दैट एट सम पॉइंट. अभी हम एक्चुअली डायरेक्टली पेरेंटिंग पे आ गए हैं. लेट्स गो बियॉन्ड, लेट्स गो बिफोर दिस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, pre-marriage, marriage, post-marriage, then parenting. Correct. So being perfect in all these stages of life. Yes. Now tell me, what are your views? अब बताइए. आई थिंक प्री मैरिज तो आई थिंक लड़कों के लिए भी प्रेशर तो होता ही है कि इम्प्रेस करना है, क्योंकि लड़कियों की फैमिली से ये देखते हैं मोस्टली कि लड़का कमा कितना रहा है, कितना सेटल्ड है लाइफ में, तो वो अलग उनका प्रेशर होता है. लड़कियों का प्रेशर ये होता है कि अगर इन लॉज के साथ रह रहे हैं तो द इन लॉज शुड लाइक हर एंड शी शुड बी एडजस्टेड इन द फैमिली. वो एक दूसरा प्रेशर होता है विच इज़ हार्ड फॉर गर्ल्स. और फिर शादी निभाना भी एक इट्स नॉट ईजी, लाइक इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. शुरू में एक हनीमून पीरियड होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, बट जब रियलिटी किक इन होती है कि फाइनेंसेस कैसे संभालने हैं या आगे की प्लानिंग कैसे करनी है इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, और वो सब कुछ जब आता है तो एक प्रेशर भी फील होता है, क्योंकि जैसे लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि घर पे अगर है तो सब कुछ लड़की संभालेगी, कि क्लीन है कि नहीं, खाना बना है कि नहीं, साफ है कि नहीं, कि ऑर्गेनाइज किया है कि नहीं. तो ये सब कुछ एक एडिशन हो जाता है अलॉन्ग में. जब आप अकेले रह रहे हो, इट डजंट मैटर कि आप कैसे भी
रह लो, या रूममेट्स के साथ हो तो कोई इतना पूछता नहीं है, या पेरेंट्स के साथ रहते हो तो पेरेंट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल। बट अब जब आप बहू बन के आते हो तो इन लॉज का भी एक प्रेशर होता है या एक्सपेक्टेशन होते हैं, हस्बैंड का भी होता है, so those kind of things. things, yeah. Especially like शादी करके आप बस जस्ट आते हो, फिर आपको लगता है कि मेरे को परफेक्ट बहू बन के दिखाना है ताकि माय मतलब माय इन लॉज के फ्रेंड्स सर्कल में आई एम द बेस्ट। सो वो एक अपने आप ही अपने ऊपर वो एक ले लेते हो, कोई बोलता नहीं है आपको। कभी कभी आई हैव सीन फैमिलीज जहाँ पे आपके इन लॉज ज्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं आपसे, तो वो तो अलग से एक प्रेशर है। पर अगर आप अपने ऊपर प्रेशर खुद से डालोगे कि आई वांट टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग, तो आई फील कहीं ना कहीं वो बैलेंस हर रिलेशनशिप में वो खराब हो जाता है। वो बेंचमार्क आपको सेट करना है कि अगर आप बहुत ही सब कुछ अच्छा करो तो फिर एक टाइम के बाद सब लोग एक्सपेक्ट ही करेंगे कि अच्छा ये तो अच्छा ही करेगी, देन दैट बिकम्स लाइक अ वेरी प्रेशराइजिंग थिंग कि अच्छा अभी ये मुझे परफेक्ट हर टाइम की तरह परफेक्ट करना है। मतलब बेसिकली आप अच्छा कर सकते हो उससे, फिर भी आप थोड़ा कम करो। कभी कभी आप मैं इनडायरेक्टली ये सोच रहा हूँ। कभी कभी करना पड़ता है। आई थिंक जिस दिन आपको लग रहा है कि मैं उतना नहीं कर सकती, तो यू शुड नॉट फोर्स योरसेल्फ टू डू इट। सिचुएशन बेस्ड भी बहुत बार होता है, राइट? तो वो पहले से अगर आप एक्सपेक्टेशंस हाई कर दोगे, मुझे ऐसा लगता है, तो फिर आपसे हमेशा ही ज्यादा उम्मीदें रहेंगी, राइट? तो आपने लड़कों पे प्रेशर की बात की स्टार्टिंग में। सो एक ना बहुत अच्छी लाइंस हमारे एक राइटर हैं उन्होंने लिखी हुई हैं। माना कि लड़कियों को घर छोड़ जाने का एक डर होता है, कि माना कि लड़कियों को घर छोड़ जाने का एक डर होता है, पर इनका एक घर के बाद दूसरा घर होता है। माना कि लड़कों को घर छोड़ जाने का कोई डर नहीं होता, ये नौकरी तो करते हैं कई शहरों में, पर इनका कोई घर नहीं होता। Yeah, that's so true. That is very true. Very true. हमने तभी इस बारे में भी बात की थी कि कोई इस बारे में बात नहीं करता कि उनके ऊपर कितना प्रेशर आता है mentally because they don't show like I'm sure आपको भी होता होगा ना, आप लोग नहीं शो करते होगे, एंड मे बी अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो कि नहीं पता नहीं, वो भी एक लिमिटेशन में होता है। लाइक फ्रेंड लाइक गर्ल्स आई फील ज्यादा बातें करके सब अपना शेयर करके खत्म, उनका वो प्रेशर खत्म हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस, बट बॉयज का नहीं होता है मुझे लगता है। एंड विद एवरी स्टेज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बढ़ती है वो स्ट्रेस भी ऐड होता है। ये मैं अगली 2 लाइन आपको सुना देता हूँ कि चंद सपनों के खातिर ये भी चूर चूर होते हैं, अजी लड़के भी रोते हैं जब घर से दूर होते हैं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सो वेरी गुड। सो दैट्स ट्रू। एक्चुअली आई एम अ राइटर एज वेल, तो राइटर्स शायद किसी भी चीज को 4-5 लाइन में इस तरह से बता देंगे कि आप पूरे पैराग्राफ में नहीं समझा पाओगे। आप समराइज अच्छे से करोगे जो आप मेटाफर्स यूज करके। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि आपका एटलीस्ट एक घर है, पर उस घर को बनाना उस मेल का काम है। आप सिर्फ एक शिफ्ट ले रहे हो घर से घर में, और परफेक्ट ऑफ कोर्स परफेक्ट होने का एक वो है, लेकिन जैसे आपने बोला कि जो प्रेशर आप वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रहे थे, वो मैंने आपको 4 लाइन में बता दिया पूरा प्रेशर। एग्जैक्टली, या वेरी ट्रू। वो उस घर में आके परफेक्ट बनने का जो प्रेशर है वो एक लड़की का है, पर वो घर जो है वो एक लड़का ही बनाएगा पहले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लड़की के पेरेंट्स भी तभी अग्री करेंगे जब वो देखेंगे कि लड़के में या तो घर है या तो ही हैज द कैपेसिटी टू डू इट, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और लड़कियां तो आपस में मिलके गॉसिप काफी घंटों तक कर सकती है, अपने प्रॉब्लम्स शेयर, बट लड़के इतना नहीं करते, इवन विद देयर बेस्ट फ्रेंड्स थोड़ा लिमिट में करते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट आई थिंक जैसे वायर किया जाता है लड़कों को। अभी अनुभव सिंह बस्सी पता, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उनका एक पॉडकास्ट आया था रमनीश सर के साथ। ओके। तो उन्होंने ये बात की कि लड़के बिल्कुल शेयर नहीं करते ये चीज़ें, और वो एक्चुअली उन्होंने पॉडकास्ट में भी बोला हुआ है कि ये हमें कॉमेडी टाइप का पॉडकास्ट करना था, लेकिन ये बिल्कुल मेंस मेंटल हेल्थ पे चला गया पॉडकास्ट। तो क्या मेन एक्चुअली डोंट शेयर, और इस बारे में ज्यादा पॉडकास्ट भी होने चाहिए या ज्यादा ओपनली भी बात करनी चाहिए। सो बैक टू द टॉपिक, जो परफेक्ट बनने का एक डिजायर है
उसके बारे में और क्या व्यूज़ हैं आपके? आपने ये बताया कि आप हर फेज़ ऑफ लाइफ में आप परफेक्ट बनने की प्लानिंग करते हो कि इसमें मैं कैसे बेस्ट हो सकती हूँ। हाँ, लेकिन यू फेल yeah, एंड of course. दैट्स द रियलिटी। Yeah, Yes. it's actually needed. कभी Yeah. कभी आपको फील भी होना अगर चाहिए. आप 100 चीज़ें कर रहे हो तो आप हाँ. उसमें 3, 4, क्योंकि 10, सब में आप 20 बेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल। ना फिर. वो भी एक बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि सब में बेस्ट कोई नहीं है दुनिया में आज तक कि जो हर चीज में बेस्ट हो. बिल्कुल। तो उससे आप कैसे डील करो? उस रिजेक्शन से आप कैसे डील करते हो? Of not being perfect. Of not being perfect because people go into a negative thought at that time as well कि आई थिंक सबसे पहले तो अपने आप को, जो हमने डिस्कस भी किया था, कि वो क्राइटेरिया ही हटा दो कि परफेक्ट होना. आप अपने दिल से कर रहे हो ना, दैट्स इट. इट डजंट मैटर वेदर इट्स 100% और इट्स 90%. It's a myth. Perfection is a myth. फॉर एग्जाम्पल हमने वो भी बात की थी, अगर you're hosting a party, Yeah. it doesn't have to be better than the other friend और सबसे अच्छा कि ओ इसने सबसे अच्छी पार्टी दी थी इस साल की. Yeah. No, your friends are coming home. You're inviting them to have a good time with your friends, right? It doesn't have to be the best party ever. कि आप अपना हर चीज, ठीक है, मन करता है, सबका मन करता है कि ना हम ऐसे फैंसी करेंगे, ऐसे डेकोरेट कर देंगे, ये कर देंगे. But in the end, what does it come down to? You meeting your friends, having a good time, and everybody just going back home with a happy stomach and a happy smile, right? बट ये भी होता है कि लोग जब आपके घर आते हैं वो खुद भी काफी जज करते हैं, तो आपको लगता है कि अरे ये आके जज करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा सब कुछ क्लीन होना चाहिए. देयर शुड बी नो मेस अराउंड द हाउस, द काउच शुड बी प्रॉपर, द कारपेट शुड बी क्लीन. बेसिक चीजें ऑफ कोर्स जरूरी है, लेकिन वो भी एक साइलेंट कंपटीशन चलता रहता है आई गेस इन विमेन. आई फील मोर देन मेन कि मेरे घर आया है तो मैं इस घर की होम मेकर हूँ तो मुझे सब कुछ ऐसे करना चाहिए. बट आप अपनी मेंटल हेल्थ भी देख लो ना पहले, वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो पार्टी 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगी. उसके बाद जो आपको एग्जॉस्टेड फील होगा, आप जो 2 दिन लगेंगे आपको रिकवर होने में, उसका क्या? आपको तो रूटीन में वापस जाना है नेक्स्ट डे. तो यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली आल्सो समटाइम्स आई थिंक. और ये मैंने भी नॉट हैविंग फ्रेंड्स जो आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा जज करते हो. अगर आपको विद टाइम लगने लगे कि कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको बस आपके साथ इसलिए अच्छा है बिकॉज मे बी यू आर डूइंग वेल, और मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू कट डाउन बिकॉज यू आर नॉट डूइंग वेल, तो धीरे धीरे उससे खुद ही कट डाउन करना. वो एक्सपीरियंस के साथ शायद पीपल लर्न. या और जैसे आपने बोला कि आपको कल फिर से काम पे जाना है क्योंकि अगेन आपने सैटरडे नाइट या संडे नाइट पार्टी तो कर ली जी. पर मंडे को आपका 9 to 5 शुरू है दोबारा. या इफ 9 to 5 नहीं है, आपका बिजनेस, आपका जो भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी है, आपको काम तो करना है. यू हैव टू गेट बैक टू इट विद इन 24 to 48 आवर्स, इफ नॉट दैट विद इन अ वीक. तो आपको वापस पे जाना है. सो वो वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे देखते हो एज अ वुमन, एक प्री प्रेगनेंसी पीरियड में मैरिज के अंदर और एक पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में मैरिज के अंदर? बहुत डिफरेंस है आई थिंक प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में. बिकॉज प्री प्रेगनेंसी व्हेन इट्स जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ और इन लॉज में भी, तो इट्स ऑल एडल्ट्स इन द हाउस, तो आप चाहे थोड़ा बहुत थके हुए भी हो तो भी आप कर लोगे, समहाउ यू विल पुल थ्रू इट एंड योर वीक विल बी ओके. बट जब बच्चे आ जाते हैं या प्रेगनेंसी आ जाती है तो एवरीथिंग, द होल गेम शिफ्ट्स 180 डिग्रीज आई थिंक. क्योंकि पहले आप बच्चों का भी सोचते हो कि अगर आपका अगर वर्क फ्रॉम होम है तो अगर 9 बजे आपको लॉग इन करना है, आप 8:30 बजे या 8:45 बजे भी उठ के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बच्चे अगर हो तो आपको 7 बजे 6 बजे उठना पड़ेगा कि उनको तैयार करना है, उनका खाना करना है, उनको स्कूल छोड़ना है, फिर आपको काम पे बैठना है. तो ये प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है. आई फील कि बच्चे ना हो तो इट्स एज गुड एज यू आर लिविंग अ बैचलर लाइफ इवन इफ यू आर मैरिड. एंड स्पेशली लाइक जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, दे डोंट हैव एनी चाइल्ड केयर सपोर्ट, तो उनके लिए तो आई फील और भी डिफिकल्ट होता है, राइट? यस, क्योंकि आप मे बी आप अपने वर्क मीटिंग पे एंड पीछे से बच्चा रो रहा है या दे वांट योर अटेंशन, देन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट सिचुएशन, राइट? so I think prioritizing yourself, I would say in one line, is very important. More so after you have a kid, कि आपको खुद पे ही कभी कभी ना बोलना पड़ता है.
और उसके लिए अगर आप लोग आपको अगर जज करते हैं या आपको कभी कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं या नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाते हैं, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज और डील विद दैट, बिकॉज आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका सुकून भी ज़्यादा ज़रूरी है rather than just dealing with and trying to prove yourself to everybody. एंड आस्किंग फॉर हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. बहुत हाँ. लोग को लगता है कि सब कुछ कर लूंगी, सब कुछ हो जाएगा, बट होता नहीं है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प. कोई सुपर वुमन नहीं नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप आपके बजट में एक हेल्प, हाउस हेल्प विल हेल्प यू विद द चाइल्ड व्हाइल यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, डेफिनेटली व्हाई नॉट. और या तो आप ग्रोसरीज ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, Yeah. तो ताकि आपका आधा घंटा 1 घंटा बच जाए वहाँ पे. आप आराम से विदाउट गेटिंग बर्नड आउट आप अपना काम करो, या उतना घंटा आप रेस्ट कर लो, नैप ले लो बीच में. तो ये थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है. एंड आस्क फॉर हेल्प लाइक शी सेड. Okay, asking for help. Hmm. This thing I would like to know more about or discuss more about. That help can be from family members. यस. I would अगर- say the first person should be your husband Hmm. or your partner. अगर हस्बैंड है तो वाइफ ऑफ कोर्स, एंड घर पे अगर कोई और फैमिली मेम्बर है तो वो. और अगर सब बिजी है या नहीं है कोई फैमिली मेम्बर, देन ऑफ कोर्स लाइक हायरिंग हेल्प फ्रॉम आउटसाइड आल्सो इफ यू कैन अफोर्ड इट, व्हाई नॉट. And for the people जो afford नहीं कर सकते house help, क्योंकि again out of India जी बिल्कुल. house help afford करना is not या मैंने कभी नहीं किया है बिल्कुल. आज तक. But then Thankfully we have daycares here. Yeah. And are they affordable? Yes, Yeah. now they've made them really affordable. अब subsidized भी हो गया है, तो it's become very much convenient for a lot of parents. Like a normal daycare, if you go to like all these good ones, जैसे Bright Path है यहाँ कनाडा में, and like Lullaby, they are around, if you calculate, around $750 to $800 a month. Mhm. And the hours are also pretty flexible, where it is from 7 o'clock in the morning till 5:30. 7 to 6 maybe. Yeah. 5:36. तो मतलब अगर working parents है who are not doing work from home, तो they can also comfortably come and pick up the child. They can drop early, pick up late. Even in schools actually, जो public schools है, वो टाइमिंग्स थोड़े कम होते हैं, लाइक 9 से 3 या ऐसा. बट उसके बाद आफ्टर स्कूल भी केयर 6 बजे तक मिल जाती है. उसके लिए यू हैव टू पे, बट अवेलेबिलिटी है, and it's not that unaffordable also. Because school is any which way free, public school is free. Free, So yeah. you're just paying for the aftercare. Yeah. तो वो सब सर्विसेज यहाँ अच्छी है, I would say. Now we are seeing एक positive side हमने देख ली daycare की. What are the negative sides of daycare you feel? बीमार हो जाते हैं. बट आई थिंक वो डे केयर हो या स्कूल हो, अगर आपका बच्चा कभी डे केयर नहीं गया लेट्स से, और 4 साल के एज में डायरेक्टली किंडरगार्टन में गया, तो लाइक ऑब्वियसली पहली बार इतने सारे बच्चों से एक्सपोज हो रहा है, तो बीमार तो पड़ेगा बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट. पर वो शायद कुछ महीनों तक या मैक्सिमम 1 साल तक होता है, एंड देन दे गेट यूज्ड टू इट, इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है. और डे केयर में भेजो तो शुरुआत से ये सब हो जाता है, तो स्कूल तक ये दिक्कत नहीं होती फिर बीमार पड़ने की. बाकी डे केयर के में डालने के बाद यू फील दैट गिल्ट, कि अरे यार हम ही संभाल लेते हैं, हम घर पे वो कर guilt. लेते हैं. हाँ, वो कि हम फिर गिल्ट वो गिल्ट वाली बात आती है बस. बट आई फील, मतलब जितना मैंने अपनी डॉटर में नोटिस करा कि डे केयर जाके शी वाज एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी लर्नड मोर. सोशल स्किल्स आपके इनहांस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप बस घर पे अपने बच्चे को बस रख रहे हो. Like if you don't have a big family, then you're not exposing them to multiple people every day. So then उनके सोशल स्किल्स इतने नहीं बढ़ते एज कम्पेयर टू डे केयर. तो मुझे ज्यादा पॉजिटिव्स लगते हैं कंपेयर टू द नेगेटिव. और उसमें आप रिसर्च कर सकते हो कि कौन सा अच्छा है, कौन सा आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करता है डे केयर, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल होगा, आप टूर ले सकते हो. दैट्स अप टू यू. बट आई थिंक मुझे भी काफ़ी, हमने तो 2-3 बार चेंज किया था बिकॉज हम बीच में इंडिया गए थे, सो वी हैड टू स्टॉप एंड देन वी केम बैक, नए डे केयर में गए. बट अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है अब तक. डेफिनेटली. लाइक विद मी ऑल्सो हमने 2 बार चेंज किया. एक बार मेरे को लगने लगा कि उसकी अब ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू व्हाट कैपेबिलिटी इज. सो वी थॉट कि अब बस यहाँ पे इतना ही है, सो वी चेंज्ड एंड हमने उसको एक मॉन्टेसरी में डाल दिया फिर उसके बाद. बट दैट्स एवरीवेयर ना. वो तो इंडिया में भी होगा. अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये स्कूल नहीं सेट हो रहा, तो देन यू चेंज. बट एटलीस्ट ये है कि आई फील पहले से डे केयर डालो इज अ वेरी गुड ऑप्शन. बिल्कुल, आई वुड एग्री 100%.
तो इस बारे में मैं डिस्कस करूं, डे केयर, बीइंग परफेक्ट, काफ़ी चीज़ें ऐसी ही मुझे लगती हैं जो प्री मैरिज डिस्कशंस होनी चाहिए, Yes. राइट? इवन अबाउट हैविंग किड्स बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल, That is the most important. मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऐसी प्री मैरिज डिस्कशंस जो होनी चाहिए, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैरिज से पहले डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है एक कपल के लिए? एक तो किड्स का फॉर श्योर, क्योंकि उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मैंने अपने फैमिली में भी देखा हुआ है कि ये डिस्कशन ही नहीं हुआ बिकॉज दे वर जस्ट लिविंग देयर लाइफ कि अभी बच्चे नहीं करने, बात नहीं करनी, एक होता है कि अभी तो हम बस Enjoy date कर रहे हैं। हाँ, तो अभी कौन तो बोल रहा है बच्चे करो, लेकिन प्लान तो करो कि करना है नहीं करना है, कितने करना है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिकॉज आई हैव नोन सम पीपल, द हस्बैंड वांटेड 2 kids, द वाइफ वाज लाइक मेरी पहली प्रेगनेंसी बहुत टफ थी और मेरे को कोई हेल्प भी नहीं थी, तो एक बच्चा इनफ है। लेकिन हस्बैंड ने इंसिस्ट किया, बहुत इंसिस्ट किया, मतलब ही वाज लाइक नहीं, 2 तो चाहिए ही। कनाडा में ही है वो लोग। एंड एक बार हम पार्टी में मिले भी थे एंड द वाइफ, सारी लड़कियां थी तो बातें हो रही थी पेरेंटिंग की, और उसने बोला कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे बोला है कि अगर दूसरा बच्चा नहीं किया तो आई डिवोर्स यू। What? Yeah, and she said it in front of like 10-15 girls. तो हम तो सब चुप हो गए कि अरे अब बोले क्या। बट ये होता है कि पहले शायद उन्होंने ये बात ही नहीं की, और उनकी अरेंज मैरिज है तो शायद वो मौका भी नहीं मिला उन्हें कभी डिस्कस करने का। तो मुझे लगता है अरेंज मैरिज में और करनी चाहिए ऐसी बातें। हाँ, कोई भी मैरिज हो, अल्टीमेटली दे एंडेड अप हैविंग अ सेकंड किड। तो अभी शायद हस्बैंड भी खुश है, बट इट टेक्स अ टोल ऑन द वुमन ऑल्सो। अगर उसको नहीं चाहिए और हस्बैंड को चाहिए, पहले डिस्कस क्यों नहीं कर सकते आप? एटलीस्ट यू कम टू अ कॉमन ग्राउंड, राइट? सो दैट इज वन थिंग। अगेन कि जॉब करना है, Yes. बिजनेस करना है, कि फाइनेंस कैसे संभालना है। And work अगर आप if you're expecting कि the mom works after having kids, तो कितना वर्कलोड उस पे है कि आप हेल्प करोगे अराउंड द हाउस और नॉट? इफ you're expecting कि वो मॉम जॉब भी कर ले एंड वो सुबह अपनी वर्क जॉब भी कर ले और घर आके काम भी कर ले, दैट्स नॉट पॉसिबल। और साथ साथ कि अच्छी भी दिखे, सब कुछ हो, ताकि हस्बैंड का भी मन बना रहे। सो ऑल दैट इज वेरी टफ। ये सब कुछ डिस्कस होना चाहिए। आई थिंक इस पे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो वो ही रिश्ता बनाते हैं, बट दे नेवर डिस्कस दिस बिकॉज एंड इफ आई फील अगर वाइफ जॉब छोड़ रही है किड्स के लिए, क्योंकि मोस्टली होता है मदर्स ही सैक्रिफाइस करती है, विच इज ओके, एंड आई फील द किड्स नीड द मॉम, राइट? तो मेरे को लगता है वो सैक्रिफाइस भी नहीं बोलना चाहिए, आई वुड हैप्पीली डू इट फॉर माई किड्स। तो बट एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए फ्रॉम द अदर फैमिली मेंबर्स कि ठीक है, इसने अपनी जॉब छोड़ी है किड्स के लिए, तो हम उसका थोड़ा हेल्प कर दें, हम उसको रिस्पेक्ट से ही देखें। ये नहीं कि अब जॉब छोड़ दी तो शी इज गुड फॉर नथिंग। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी कॉमन है, बहुत बहुत होता है। common है, हाँ, And क्योंकि फिर then- उसकी वैल्यू नहीं रहती घर पे। और फिर कुछ सालों का गैप आ जाता है, एंड इवन इफ शी वांट्स टू जॉइन लेटर, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता, सपोर्ट भी नहीं मिलता। फिर आगे पेरेंट्स मतलब इन लॉज बोलता है या हस्बैंड बोलता है कि अब तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब तो उनको पढ़ाई में भी ध्यान चाहिए, तो इट्स बेटर कि यू डोंट वर्क ओनली। बट शी अब माइट क्या करोगी ज्वाइन करके? हाँ, अब क्या करोगी? वैसे भी 4-5 साल का गैप हो गया है, और शायद दूसरा बच्चा प्लान करना हो तो फिर वैसे ही पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए कि करने हैं बच्चे तो कितने करने हैं, कितना एज गैप अब आपके हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी इज व्हाट आई वुड से। व्हाट एल्स? ऑल्सो आई थिंक पेरेंटिंग स्टाइल भी थोड़ा सा हाँ। डिस्कस करना चाहिए। जब आप मतलब बात ही कर रहे हो बच्चों के बारे में, तो थोड़ा सा पेरेंटिंग स्टाइल कि आप हाउ डू यू सी योर चाइल्ड ग्रोइंग। जैसे बहुत लोगों को होता है हम प्राइवेट में ही डालेंगे, प्राइवेट Private स्कूल में school। डालेंगे, हमें अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, राइट? तो अगर आपको ने ये सोचा है, देन दैट मीन्स यू हैव एडेड फाइनेंशियल प्रेशर, राइट, ऑन योरसेल्फ। सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट? Okay, let's talk about finances for kids. आपने बोला प्राइवेट स्कूल्स में फाइनेंशियल प्रेशर। Let's talk about government schools Yeah. here in Canada and private schools. Yeah. So, how does it look like? सी प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स तो फ्री हैं, Okay. राइट? आपको बस आफ्टर केयर के लिए पे करना है, बाकी ऑफ कोर्स जो को करिकुलर एक्टिविटीज आप ज्वाइन कराते हो तो उसका पे करना होता है। बट प्राइवेट स्कूल्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव। See, I don't know the exact numbers because my child is still not
going to a private school and like she's still younger for the private school. But जहाँ तक मेरे अपने friends लोग जो भेजते हैं अपने kids को private school, it's quite expensive. Like आप आराम से लेके चलो जैसे इंडिया वाला हाल होता है यहाँ पे. अगेन उसमें भी रेंज Ranges होगा हैं. कि कभी थोड़ा कुछ सस्ते भी होंगे कुछ ज्यादा भी होगा बट ऑफ कोर्स इट्स एन एडेड कॉस्ट. जैसे डे केयर से तो ज्यादा ही है फॉर श्योर. तो वो भी आपको देखना है कि अगर एक स्पाउस वन ऑफ द स्पाउस इज नॉट वर्किंग तो फिर आप एक बंदे के सैलरी पे आप कैसे कर पाओगे क्योंकि मॉर्गेज भी देना होगा, बच्चों के स्कूल का फी देना होगा, फिर एक्स्ट्रा ऑब्वियसली और भी खर्चे होते हैं. इवन इफ अगर आपको कनाडा से चाइल्ड बेनिफिट मिले दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ अगर आप प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हो. तो पब्लिक स्कूल में तो फिर ठीक है बिकॉज फ्री होगा. And again, your opinion on private and public schools. What is your opinion as moms? So my kids are 4 and 5, 5.5. तो हम सोच रहे थे कि शायद कभी एट सम पॉइंट डालेंगे प्राइवेट स्कूल में क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली ये थोड़ा सा डर था कि कंपनी कैसी होगी यहाँ पे पब्लिक स्कूल में बिकॉज एनी किड कैन कम राइट फ्रॉम Of एनी course. बैकग्राउंड. तो देयर इज नो फिल्टर ऑन दैट. अभी तो छोटे हैं तो ठीक है क्योंकि सारे बच्चे एक ही होते हैं एट दैट एज इट डजंट मैटर. लेकिन हाई स्कूल में जाएंगे टीनेज वाला फेज होगा तभी कैसे होगा क्योंकि मैंने 2 साल यहाँ हाई स्कूल की है. तो आई बीन इन अ पब्लिक स्कूल सो आई नो कि थोड़ा बहुत मुझे बुली भी फील हुआ था. वो शायद पब्लिक प्राइवेट स्कूल में भी हो सकता है बट एटलीस्ट यू नो कि वहाँ पे वैसे ही बच्चे आएंगे जिनके पेरेंट्स थोड़े से वेल टू डू है या दे कम फ्रॉम अ लिटिल बेटर एजुकेटेड फैमिलीज आई फील. तो थोड़ा फिल्टर आ जाता है. अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया प्राइवेट स्कूल क्या होता है सो आई कांट से मच. Where basically the parents can afford यस to send them. तो थोड़ा वो एक हो जाता Filter है लग कि जाता है. हाँ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है जो अपने बच्चों का थोड़ा Like ज्यादा kids ख्याल who are not रखते हैं. coming from like an abusive family क्योंकि Yeah. क्योंकि वो लोग भी सेम उसमें आते हैं like public school में वो लोग भी आ रहे हैं. अब what the child is going through at home हमें तो नहीं पता right but Yeah. वो डिस्प्ले होता है उनका बिहेवियर से एट स्कूल एंड योर चाइल्ड इज आल्सो गेटिंग एक्सपोज्ड टू दैट राइट. तो इनिशियली चलो कुछ years as she said it's okay and our child should be inclusive of all kind of you know kids की ठीक है all races everything but with time I feel जो उसने बोला even I'm of the same opinion कि with time I think even I would want to go to a private school जहाँ पे हमें पता है कि you know all of the parents who are coming they are from one respected family and like उनका background is on a safer side as Yeah. compared to the public ones. Going a bit deep into this same topic, कुछ प्राइवेट स्कूल्स मैंने रिसर्च में देखा कि यहाँ पे रिलीजियस प्रॉपरली हैं लाइक दे आर इन द रिलीजियस प्लेसेस. उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? लाइक कैथोलिक स्कूल्स कैथोलिक स्कूल्स आर देयर, मंदिर में भी हैं कुछ स्कूल्स दे आर टीचिंग, गुरुद्वारे में भी कुछ स्कूल्स हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिलीजियस प्लेसेस. Yeah. ओके. सो हैं व्हाट आर योर बिलीव्स इन दिस? I am not okay sending my kid to one specific religion oriented school. Only because like not मतलब हम खुद हिंदूज हैं like I'm a Hindu so I'm okay ठीक है हिंदू अब किसी उसमें जा रहे हो आप खालसा में भी जा रहे हो it's fine but I don't want her to be कि मतलब बस आपने एक ही कम्युनिटी देखी और आप फिर धीरे धीरे biased हो जाते हो अपनी कम्युनिटी की तरफ राइट. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है. You should be open to all religions. ठीक है आप एक religion follow करते हो but you should not have that mindset from a really young age कि ये religion ठीक नहीं है ये religion ठीक है. तो क्योंकि वो इन्हीं मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट होता ही है. हाँ बिल्कुल होता है क्योंकि मैंने YMCA में काम किया हुआ है बिफोर आई हैड किड्स बिफोर आई गॉट मैरिड. I was like in the after school program so I worked and I was in a Catholic school. तो वहाँ पे Catholic school के बच्चे आते थे and their focus was very much into the religion. Like Bible study होता है, religion के ऊपर काफी कुछ discussions होते हैं. तो I'm not against it. By all means जिसको अपना religion practice करना है go ahead but I would not feel comfortable sending my child to a religious school जहाँ पे एक ही religion को ज़्यादा promote किया जाता है. Like impose नहीं होना चाहिए. हाँ. If you're a Catholic school, good, but don't impose it on other kids who are not Catholic or Christian. But then that's what the school is, right? कि Catholic school में फिर आप
एक वही माइंडसेट से जाते हो कि यहाँ पे अपने रिलीजन के बारे में सब सिखाएंगे, तो जिनको Exactly. नहीं करना है वो So don't if send you're them. going to a Hindu school basically, और जब मंदिर में कोई स्कूल है, then your mentality already is in that way, right? कि वहाँ जाएंगे तो हमारे बच्चे को गीता पढ़ाई जाएगी, right? या फिर अगर वहाँ जाएंगे तो बाइबल पढ़ाई जाएगी. जी. So बट मैं अपने बच्चों को मंदिर भेजूंगी, मे बी फॉर लाइक अ क्लास और समथिंग, जैसे भगवत गीता का एक क्लास हो गया या ऐसे म्यूजिक क्लासेस हो गए, बट नॉट एज अ फुल टाइम स्कूल. क्योंकि वही फिर 12th के बाद क्या, फिर तो आप ओपन ग्राउंड में हो, आप सब रिलीजन, कास्ट, रेस के लोगों को मिल रहे हो, तो आपको इंक्लूसिविटी सीखनी पड़ेगी. और एक चीज, चलो हमारे बच्चे तो यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, सो देयर इंग्लिश विल एंड anyway their language skills will be better, but a lot of people who just come from any country like immigrants, और उनका अगर एक्सपोजर नहीं हुआ है लैंग्वेज को लेके या दूसरे कल्चर्स या रिलीजन को लेके, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इन द फ्यूचर टू गेट यूज टू द द वर्क एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग ओवर हियर. तो एक इंक्लूसिविटी वाला एंगल है मेरे दिमाग में, तो आई फील कि they should know about their own culture and religion, वो एक अलग बात है. बट पूरा टाइम 7-8 घंटे आप वही सिखाओ, उसी सर्कल में रहो. हाँ, नहीं, that's very limiting. Very I limiting. think. उनका ग्रोथ मेंटली नहीं होता है फिर ज्यादा. Like they might have problems socializing with people from other cultures or religion. coming back to the topic, Yes. और क्या डिस्कशंस होनी चाहिए? Expectations, I think. एक दूसरे से क्या expectations है. शुरुआत में तो वो सब दिखती नहीं है. अगर झगड़े भी होते हैं तो चलो कोई नहीं, हो गया सब ठीक, एंड यूर इन दैट, यू वेयरिंग दोज रोज कलर्ड ग्लासेस. लेकिन जब साथ में 24 घंटे रहना पड़ता है तो एक्सपेक्टेशंस हो जाती है. और उस पे भी जैसे हस्बैंड ने बोला कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए घर पे, और फिर वाइफ अपने में बिजी हो गई, ना नहीं हो पाया, देन दैट कुड बी अ रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का एक तरीका भी अलग होता है. सम पीपल लाइक टू टॉक इट आउट एंड एंड दैट ऑन द स्पॉट. सम पीपल फील कि मुझे अभी बात नहीं करनी है, मैं 2 दिन सोचूंगा, अपना टाइम लूंगा, प्रोसेस करूंगा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा. तो सामने वाले को वो एंग्जाइटी होती है कि अरे क्या हो गया, इज ही ओके और नॉट. तो ऑल दोज थिंग्स शुड बी क्लियर कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो हाउ डू वी रिजॉल्व इट, ताकि no one should suffer in between that. It's a very valid point, because people suffer in silence or they take very extreme steps कि बहुत एक्सट्रीम तक झगड़ा हो जाता है, फिर डिवोर्स हो जाता है. तो एक छोटी सी बात अगर आप सोचो, देखोगे यूजुअली डिवोर्स का रीज़न शुरू होता है एक बहुत छोटी सी बात पे, बट वो पाइल अप होता रहता है फॉर years, एंड दैट्स व्हेन इट हैपेंस, टर्न्स इनटू अ डिवोर्स. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, ये समझना एक दूसरे को, एंड रिस्पेक्टफुली अग्री टू डिसअग्री. एक और बहुत अच्छा पॉइंट था जो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा था while we just met for the first time. He said, I live with my parents. First question is, are you okay living with my parents? उस पे मैंने जो भी जवाब दिया, I was okay at that time, and I was like, हाँ, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी रही नहीं हूँ पेरेंट्स के साथ अपने भी, तो I would love to be in a family. The second question was, I would like to not live with my parents in a few months. I would like to live alone, like an independent family, just you and I. So are you okay living alone? Because when you're living alone, it's not the same. आप जब अपने in-laws के साथ रह रहे हो बहुत टाइम तक, you know कि कुछ काम ऐसी चीजें हैं जो in-laws कर रहे हैं, कुछ चीजें जो आप कर रहे हो अपने आप से, right? But when you're living alone, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, from handling the house to handling everything. Yeah. So are you okay doing that? And especially if you're coming from India to Canada, it's बिल्कुल भी सेम नहीं है. वहाँ पे आपका हाउस हेल्प है, मतलब आप वहाँ पे बहुत ऐश से जीते हो. जब आप कनाडा में आते हो बिल्कुल you just go downhill, right? बिल्कुल. Basically, he's a very good diplomat, I would say. He asked both the things. Yes, he did. And I was not okay with it, because I was like, I want to be with family. मेरे को अकेले रहना अच्छा लगता नहीं है. So he said, but I am thinking of living alone. I want to live that Toronto life. मेरे को suburbs में नहीं रहना. So are you okay with that? So I think that was also a very good question that he asked. And the third was, of course, he didn't ask, but I kind of felt कि अगर by chance उनके parents यहाँ नहीं होते, and he would be living alone, and eventually the parents would decide on shifting to Canada,
would you be okay living with them at that point of life? Because if you've lived alone for so long and then suddenly somebody comes in your space, are you okay with it or not? So I think that is also a very, very valid thing which you should keep in That's what I told. He's a very good diplomat. Eh? वो third question मेरा है. She asked. Okay. Yes. अच्छी जोड़ी. Which could be like both ways, because Yeah. like if I am from a family, like I have we are two sisters, and eventually I want कि my parents should shift here. Is my husband okay with it? ठीक है, हम एक घर में नहीं रहेंगे, maybe they live somewhere nearby, but are we okay to financially support my parents as well? मतलब it should not be just कि हाँ मेरी सैलरी भी मेरे हस्बैंड के इन-लॉज के पास जा रही है या हमारे घर पे जा रही है. He should be okay with me contributing to my own family even after I get married. So that is one thing जो I think discuss होना चाहिए. I think every woman should have her, चाहे आप छोटा जॉब करो, पार्ट टाइम करो या जो भी है, you should have your separate bank account and उसका डिसीजन आप खुद लेना चाहिए आपको. आगे चल के चाहे पेरेंट्स के लिए हो या बच्चों के लिए हो या खुद के लिए भी हो. I know a few people who the husband was with me in college and then his wife got married and she came here from India. लेकिन कुछ सालों तक उसने काम नहीं किया था, तो पूरी तरह से हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी फाइनेंशियली. उस टाइम बच्चे नहीं थे. देन शी हैड अ किड एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग. लेकिन उस टाइम इतने सालों बाद, 6-7 साल बाद जाके शी हैड हर ओन बैंक अकाउंट. तब तक उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था. सो आई एम लाइक दैट्स नॉट नीडेड. अगर आप नहीं भी जॉब कर रहे हो, एटलीस्ट हैव योर ओन स्मॉल अकाउंट जिसमें भले ही आपके पास $1,000 पड़े हो, ज़्यादा नहीं, बट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ and independent enough in that sense, right? तो हर बार आपको फिर वो भी ना लगे कि हर छोटी चीज के लिए मुझे पूछना पड़ता है, चाहे हस्बैंड मना ना भी करे, बट फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट होना चाहिए. सो दीज थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो कि मुझे अपना पैसा खुद से कैसे स्पेंड करना है, दैट्स अप टू मी. ऑफ कोर्स एज अ फैमिली इट्स अ फैमिली मनी ओनली, बट फिर भी थोड़ा बहुत अपने शौक के लिए आपको होना चाहिए. Yeah, you should be responsible. ये नहीं होना चाहिए कि आप बस उड़ा रहे हो. And no one should stop you for that. Yes, but I also feel कि अगर आप खुद कमा रहे हो, आपका जो मेन खर्चे हैं फैमिली को चलाने के लिए वो सब पूरे हो रहे हैं, उसके बाद जो भी पैसा बचता है दैट्स योर डिसीजन कि आपको कैसे उड़ाना है या सॉरी उड़ाना है. I understood that. No problem. बचाना है. Do it responsibly, but it's your choice, right? So now there are two mindsets. I'll tell you. एक जो इंडिया वाला माइंडसेट है that you merge the money in one bank account. Yes. Either it's joint bank account and then you spend the money from that bank account and other is saving. और आप दोनों decide कर रहे हो, both have the cards of that bank account and you both use it. Yeah. No one asks the questions, all good. Yeah. That's the fine mindset, let's say one. Now number two mindset that we see in reels. Okay, so say I don't know it's correct not or whatever it is. That you have one bank account, second bank account, joint bank account, 25% salary goes here, 25% goes here, 50% of both goes here. One is that type that I have not seen yet with anyone, but this is something I saw in Reels. Okay. And one is that I have seen. They have joint bank, separate bank accounts, but let's say they are put 2 lakhs or 5 lakhs in each, and after that everything is joint. I think that's the most common, which most of my friends who are working are doing. And they have the cards for both, and they just both of them use it. Because they know कि वो घर के खर्चों में जा रहा है, whether it's light, मतलब उन्होंने एक अमाउंट रख दी, जैसे $10,000 दोनों में. उसके बाद उन्होंने जॉइंट में सब रखा हुआ है. सो हमने जो किया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि वी हैव आवर ओन बैंक अकाउंट्स ऑफ कोर्स. तो उसकी सैलरी उसके अकाउंट में जाती है और जो भी मेरा है whatever I earn it's in my account. लेकिन जॉइंट अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें सारे घर के खर्चे हैं. जैसे हर महीने हम एक पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ से मॉर्गेज जाता है, वहाँ से यूटिलिटीज का होता है, वहाँ से इंश्योरेंस का खर्चा होता है, गैस वैस का खर्चा कार के लिए. तो वो सारे जो जॉइंट खर्चे हैं वो उसमें जाते हैं. वी नो एक फिक्स्ड अमाउंट है, महीने के इस डेट पे हमें इसमें डालना है जॉइंट अकाउंट में. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आवर ओन अकाउंट्स, चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. एंड ही हैंडल्स द इन्वेस्टमेंट बिकॉज मुझे उसमें ज़्यादा समझ नहीं आता, बट आई एम स्टिल अवेयर ऑफ व्हाट गोज ऑन इन दैट अकाउंट. तो दैट्स हाउ इट इज. एंड देन व्हाटएवर ही स्पेंड्स, ठीक है, उसकी मर्जी है कि उसने 2 बार ऑफिस में टेकआउट मंगा लिया, दैट्स हिज चॉइस. आई एम नो वन टू से एनीथिंग. या तो मुझे कोई ऑनलाइन एक चीज़ अच्छी लग गई तो मैं
अपने अकाउंट से जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें स्पेंड करूंगी, बट जो जॉइंट है दैट इज ओनली फॉर द फैमिली, बिकॉज नहीं तो बहुत कंफ्यूजन भी होता है कि अकाउंट को रखना भी एक मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप रैंडमली स्पेंड कर रहे हो, तो दैट्स हाउ वी डू इट। आई थिंक इसका कोई सही या गलत वे नहीं नहीं है, है। इट्स अबाउट कि आप दो लोग जिस वे में बेस्ट हाँ। टैकल कर सकते हो वो वे बेस्ट है तो आपके वही लिए। है ना कि वही चीज आप डिस्कस कर लो शादी से पहले या इवन इन द बिगिनिंग ऑफ योर मैरिज फेज, कि ये सब डिस्कस होना चाहिए ताकि बाद में जाके फाइनेंस को रिलेटेड कोई इशू ना हो। क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे इश्यूज होंगे, हाँ, so let's sort out what which is common. let's money sort should out never be that exactly issue. जितने इशू आप पहले सॉल्व कर सकते हो वो पहले सॉल्व कर दो। बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन Then क्योर। cure. Okay, what other topics are there? Or pre-marriage, these are the most important ones you think. Yes. If anything you want to add in this? I think हम वही जो डिस्कस कर रहे थे पेरेंटिंग वाली बात, फिर हम आगे बढ़ गए जी कि पेरेंटिंग पे हमने डिस्कस किया whether we want to send them to public or private. The other point that we would want to discuss was कि whether हमारा the way we are parenting the child is the same or not. जैसे कुछ लोग होते हैं उनको लगता है मैं अथॉरिटी के साथ parenting करनी है. The other parent would be like no, I would like to be a little gentle. अब Right? अथॉरिटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अथॉरिटी मतलब देसी स्टाइल. थप्पड़ वगैरह लगा देना। हाँ, या तो रूल बनाना कि कह दिया ना बस कह दिया, जो अमिताभ बच्चन का था केसरी जी में स्टाइल, कि उसके बाद कि बाबूजी को कोई बोल ही नहीं सकता चाहे बाबूजी खुद गलत क्यों ना हो, तो वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग हो जाता है। एक दूसरा है उसका टोटल ऑपोजिट है जेंटल पेरेंटिंग, which is where you give the child more priority and importance कि चाइल्ड को क्या चाहिए उसके हिसाब से आप उनको समझाओ, रीजन आउट करो। आपको ऐसा नहीं लगता कि being on extremes is actually very That's wrong? That's what we would want to talk आप about. बिल्कुल ज्यादा lenient भी नहीं हो सकते, आप नहीं। बिल्कुल ज्यादा उस साइड भी नहीं जा सकते। Exactly. You have to be some way There has in to be middle. a balance जहाँ पे आप दिखा रहे हो कि you are the parent and आपकी बात Mildly माननी authoritative. पड़ेगी. Yes. हाँ, Yes. वो पैसिव अग्रेसिव जो जिसे बोलते हैं, so something like that you're not all the time saying कि मैंने बोल दिया तो बस करना ही पड़ेगा, but you know कि the child should know कि आप डिसीजन मेकर हो, आपके ऊपर उनकी मर्जी नहीं चल सकती। ये कुछ बाउंड्रीज हैं जो आपको माननी हाँ। ही पड़ेंगी. The boundary setting is very important. तो वो Basically child should know कि मुझे करना है ये, this is something I have to do. Yes. हाँ, तो एक बाउंड्री है कि उसको आप क्रॉस करके नहीं आप जा सकते, नहीं तो फिर the relation gets messy. Okay, ये हमने थोड़ा सुपरफिशियल बात कर ली इस टॉपिक के बारे में। Okay. नाउ गोइंग डीप इनटू इट, अभी मूवीज भी काफी इस चीज पे बन रही हैं कि द चाइल्ड कॉल्स द पुलिस एंड ऑल दैट स्टफ, Yes. Yeah. एंड द चाइल्ड सेज कि व्हाई यू आर लाउड, या फिर यू नो you cannot beat me or you cannot Yeah. scold me or something. How real is that and what are the experiences? We have not experienced, हमारे बच्चे भी काफी छोटे हैं, but of course ऐसा हो सकता है कि वो लोग in the future अगर हम क्योंकि स्कूल्स में तो बोलते हैं टीचर्स इन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन व्हाटएवर वे दे आर टॉट कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप बाहर हो या घर पर हो, यू हैव द राइट टू पिक अप द फोन एंड कॉल 911। तो वो बच्चे कभी मिसयूज भी कर सकते हैं। But I don't know the way they are taught. मुझे लगता है उनको एक उस तरीके से समझाना चाहिए कि you know घर पे आपके पेरेंट्स आपको डांट सकते हैं, which is okay, तो उसमें आपको 911 कॉल नहीं करना है. I think they should be talking the way they are talking to the kids is not okay. जैसे अगर मैं शायद अपने करते भी हो ऐसे, probably और कुछ बच्चे थोड़ा वो शैतान दिमाग होता है तो आज मम्मी ने बहुत डांटा है मैं बदला लूंगा करके, इवन इफ इट्स इन एन इनोसेंट वे, he might not want कि सच में पुलिस आके मेरी माँ को जेल में डाल दे, बट वो सिर्फ बदला जो मैं कहाँ निकालूं, मैं कहीं निकाल नहीं सकता तो 911 कॉल कर दिया ताकि पुलिस आके मम्मा को डांटे, इवन इफ कुछ ना हो। तो कभी कभी वैसे भी हो जाता है, बट देन वही है कि आपको हमेशा अवेयर रहना है एज अ पेरेंट कि आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन सी कंपनी है। कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने खुद भी देखा है, अगर मैं एक पर्टिकुलर तरह के लोगों के साथ हैंग आउट करूँ, एक टाइम के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो बच्चों में तो ज्यादा ही होगा, राइट? द कंपनी मैटर्स अ लॉट। थोड़ा सा पर यहाँ पे है भी ज्यादा, जैसे मेरी डॉटर मुझे बोलेगी यू ग्रैब मी वेरी बैडली मम्मा, लाइक मैं जरा उसको पकड़ूंगी कम यहाँ, तो वो बोले यू ग्रैबिंग मी, मतलब
तो मैं बोलती हूँ, मैंने क्या ग्रैब करा, मैं तो बस पकड़ रही हूँ, और हम लोग को तो चप्पड़ियाँ पड़ते थे। तो आई थिंक जनरेशन का भी Generation का भी द फर्क है। जनरेशन अल्फा इज गेटिंग अ लिटिल मोर aware about their emotions and little more sensitive also. They're Yeah. very sensitive. I'll just want to say something and I want your opinions on this. Okay. Yes. It's not about सही है या गलत है. I just think कि अलग अलग opinions हो सकते हैं इस बारे में. जो LGBTQ के बारे में बताया जा रहा है स्कूल्स में, वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है? क्योंकि मुझे सुनने में ये आया कि आप 4-5 साल 3 साल के बच्चों को आप ये बताया जा रहा है कि यू नो हु टोल्ड यू दैट यू आर मेल और हु टोल्ड यू दैट यू आर फीमेल. आई डोंट नो ये ट्रू है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मैंने ये सुना है. और इसके बारे में एज पेरेंट आपके क्या व्यूज हैं? ये हो रहा है क्योंकि मेरे बच्चे अभी स्कूल में हैं. डे केयर्स में तो ये सब नहीं होता बिकॉज किड्स आर वेरी स्मॉल. स्कूल्स में जाके किंडरगार्टन व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप इनटू पब्लिक स्कूल, वहाँ पे थैंकफुली हम मेरे बच्चों के स्कूल में इतना ओपनली अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है एट दिस एज. लेकिन उनकी लाइब्रेरी में बुक्स है, स्कूल की लाइब्रेरी में बुक्स है जहाँ पे किड्स को एक्सेस है, फ्री एक्सेस. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन और एनीथिंग ऑन दैट कि टॉकिंग अबाउट, एंड इट्स ऑल इन अ कॉमिक फॉर्म. Oh, so it's like a kids book. Yeah, it's a kids book. Okay. ताकि kids पढ़ सके या एटलीस्ट बड़े बड़े वो वर्ड्स में लिखा हो, ताकि इट्स नॉट लाइक अ फाइन प्रिंट जहाँ पे बच्चे ना पढ़ सके. इट्स अ कॉमिक स्टाइल कि देयर इज वन किड जिसकी 2 मॉम्स है. तो समटाइम्स kids would say कि it's okay to have 2 moms, like every family is different. Some families have mom, dad, kids. Some families have 2 dads, some families have 2 moms. ये सब बहुत ही इनोसेंट वे में सिखाया जाता है या इनडायरेक्टली बच्चों को एक्सेस दिया जाता है. लेकिन मेरे हिसाब से पर्सनली आई फील दैट्स नॉट अ राइट एज जहाँ आप ये सब इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि माई ओल्डर वन इज 5.5. अभी भी शी नीड्स माई असिस्टेंस समटाइम्स इन गोइंग टू द वॉशरूम बाय हरसेल्फ. या कभी कभी कुछ चीज़ें वो मुझे पूछती है, वेयर शी नीड्स द पेरेंट्स, शी इज डिपेंडेंट ऑन अस. इस एज में उनका ब्रेन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि वो ये सारी चीज़ें समझ सके. बहुत कॉम्प्लेक्स है. इवन फॉर एन अडल्ट लाइक मी समटाइम्स इट्स हार्ड टू प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. तो एक एज के बाद जाके ठीक है, एक वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, इंक्लूसिविटी इज इम्पोर्टेंट. लेकिन एक एज भी तो होती है. आप अगर आप 4 साल के बच्चे को एल्जेब्रा का कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन तो नहीं सिखाओगे, ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं सिखाओगे, बिकॉज यू नो दैट्स नॉट एज अप्रोप्रिएट. तो आप ये सब क्यों अभी सिखा रहे हो? दैट इज माई ओनली पॉइंट ऑन दिस कि यू कैन डू इट लेटर ऑन. शायद प्यूबर्टी टाइम में सेक्सुअलिटी जब उनको थोड़ी सी समझ आए उस टाइम में ये इंट्रोड्यूस करना बेटर है. और मैंने ये भी देखा है बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई स्टडी अ लॉट अबाउट चिल्ड्रंस हेल्थ, वुमेन्स हेल्थ. तो लॉट ऑफ गर्ल्स आर हिटिंग प्यूबर्टी वेरी अर्ली दीज डेज. 8-9 साल पे उनको पीरियड्स आते हैं, जो कि हमारे टाइम पे 12-13 साल पे था. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे तो 14-15 साल पे था. The age is going down and that's scary. And one of the reasons, of course, processed food and all is one of the reasons, but also the over sexualization of a lot of things. Even cartoons में आप देखो, books में आप देखो. ओवर सेक्सुअलाइजेशन का मतलब क्या है? Like everything, गाने भी आप देख लो जो बच्चों को easy access मिल जाता है, even if it's not meant for kids, but they have access. आपने देखा ही होगा कि कहीं आप सोशल पार्टी में, गैदरिंग में गए हो, बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे, पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं विदाउट सीइंग कि बच्चा क्या देख रहा है. तो दे गो ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स, दे कीप ऑन स्क्रोलिंग. ऐसे ऐसे जो हो रहा है हर 3 सेकंड में दे आर स्क्रोलिंग ऑन डिफरेंट रील्स. उनके हाथ में कुछ भी एक्सेस आ सकता है. एंड सो मेनी थिंग्स आर नॉट एज अप्रोप्रिएट that people post. Like even YouTube Kids अगर आप देखो तो it's not that monitored. उसमें कुछ भी अगर आप animated चीज डाल दो which is a little sexualized, it's not monitored. But are the cartoons sexualized in some way or the other? Not so much. Not so much, but their concept is. Their concept is. There are a few cartoons which. Would you like to not specify the cartoon, but just to explain a bit? थोड़ा सा explain करो कि किसका मतलब क्या है?
basically there was this cartoon which was technically made as a meme for adults, जिसमें कुछ तो मतलब it was मतलब होता है ना like double meaning बात डबल मीनिंग, right? जी. तो वो उसके लिए बनाया गया था, but then somehow it bypassed all the rules for YouTube Kids because it was animated and now it's accessible to kids, and like उसमें like it was very inappropriate where it's like a toy, like you can say like a sex toy, but of course kids don't know it's a sex toy, right? So then they will of course be curious कि वो क्या है, and then they can ask their parents, why is the guy playing with it, or why is the girl playing with it, or whatever. But it was supposed to be like a adult thing which was just made out of fun, and it bypassed the all the regulations, and now it's accessible. I think अब उसको वो बैन करा गया because people might have reported it, but ऐसे बहुत सारे videos हैं जहाँ पे मतलब they are मतलब कुछ ऐसे words use कर लेंगे where which is not appropriate to use for a kid, right? And ऐसे तो बिल्कुल फोन देना ही नहीं चाहिए. Like अगर आप उनका personal tab आप दे रहे हो where you know that you've downloaded this specific video for the child to watch, should be only And there is allowed. no internet access to the tablet or something. Yeah, Yes. I've never given my phone to my child, both my girls. I've Yes. never given it. बस उनको कुछ देखना हो तो मैं ऐसे दिखा के ले लेती हूँ, बट द फोन इज नेवर. अगर वो ले भी लेते हैं क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी होती है, तो आई मेड द बाउंड्री वेरी क्लियर कि ये फोन मम्मा का है, ये फोन पापा का है, तो इट्स नॉट फॉर यू, इट्स बियॉन्ड योर रीच. एंड दे से वी वांट अ फोन टू, एंड से यू विल गेट इट. But That's a very good topic. at a certain age you'll get it. Right now you don't need it. आपके पास टैब है, और वो भी मैंने एक ही टैब खरीदा है, वो भी सेकंड हैंड, कि आप दोनों एक ही से खेलोगे. अगर झगड़ा भी करना है, ऐसा नहीं कि चलो झगड़ा कर रहे हैं चलो ले लो यार सस्ता ही तो है, नहीं, अफोर्ड कर सकते हैं पर नहीं लेना है. बिकॉज देन दे विल नॉट लर्न द वैल्यू, दे विल थिंक कि ये मेरा है तो मेरा ही है, और फिर उस पर क्या हो रहा है एक टाइम के बाद तो कंट्रोल रहेगा ही नहीं वैसे भी. तो जितना आप अभी से उनको थोड़ा सा ट्रेन करो, तो आई थिंक दैट हेल्प्स इन द लॉन्ग रन अ लॉट. एक जो चीज़ मैंने और नोटिस की अभी, आप स्टैटिस्टिका रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सेक्सुअल कंटेंट की कंजम्पशन 10, 12, 15 साल की एज में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. 100%. इट हैज़ लाइक क्रॉस्ड बाउंड्रीज. अगर आप देखोगे तो कुछ परसेंट नहीं, कुछ 100% बढ़ी है वो. एंड दैट एक्चुअली काउंट्स विद योर दिस डिस्कशन कि जो सेक्सुअलिटी है वो बहुत जल्दी आ रही है. दैट्स ट्रू. कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया में भी मैंने देखा है जो छोटे गांव से है या शहर से है, बस उनके पास फोन तो सबके पास है, और जियो के कनेक्शन की वजह से अच्छा इंटरनेट स्पीड भी सबके पास है, तो पीपल मेक ऑल दीज रील्स एंड पोस्ट, एंड ऐसी रील्स तो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है. बिल्कुल. और एक बार वो एक नशा होता है वो, राइट, कि एक बार वायरल हो गई, लोगों का अटेंशन मिल गया, तो you We have keep to, repeating that same. especially at that age, बहुत vulnerable age है teenagers. हम सब गुजरे हुए हैं, so we know how it is. But हमारे टाइम पे thankfully कुछ था नहीं इतना. Like वही हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में कि how kids are exposed to all these songs, तो वो लोग डांस कर रहे हैं, वो कुंडी मत खड़काओ राजा. और आजकल आज वो अभी जो रिसेंटली निकला है कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, उसमें बच्ची 6-7 साल की डांस कर रही है, पेरेंट्स बहुत इनोसेंटली शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मजा हुस्न का आंखों से लीजिए. That's not an appropriate song for a 7-year-old girl to dance on. And नीचे comments भी आ रहे हैं सबके, वाह बेटा बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा. So why are we promoting this? Why can't kids dance on age appropriate songs? Right? See, age appropriate तो नहीं होगा, मतलब Bollywood हो या सकता है. but it can't be like really age appropriate because it's a song after all for a movie which is for adults. It's not for the kids should not be dancing on those songs. Yes, वही बात. We can filter out Yes. कि आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं है. दिखाना है, और किस पे आप अगर वो डांस कर भी रही है तो why are you even like uploading it first of all? Yeah. उसने आपके लिए डांस करा अपने घर पे and उसके बाद आपने खत्म कर दिया and like just finish it off. It should not be like I think publicized. subconsciously kids के दिमाग में ये सब जाता रहता है. Like it's not कि एक बार डांस कर लिया तो हो गया. It's over a period of time when things keep on happening and there's no control or regulation. तब जाके एकदम से ये चीज आती है बाहर, and then parents
suddenly get concerned कि कैसे हुआ, why are they getting so inclined towards sexuality and all yes, this stuff. हाँ बिल्कुल ये तो एक फैक्टर है जो आपने डांस का बताया, ये एक एग्जाम्पल है. व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल्स यू हैव सीन जो आपने देखे, मतलब एज पेरेंट्स और पेरेंट्स के किड्स के साथ, या फिर उनके फ्रेंड्स के साथ, या अपने किड्स, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखते हो आसपास कि आपको लगता है कि यार ये रियलिटी है कि सेक्सुअलिटी बहुत जल्दी आ रही है एंड वी आर Yes. सीइंग इट इन फ्रंट ऑफ अस. Like I have a friend and उसने अपने friend का incident बताया where the husband realized after having a child, and the child is I think 6 years old, that I don't feel like a man anymore and I want to change my sex. So now they're both mothers. He's transformed himself and they're both mothers living together with the child. They're happy. Now first the child is confused कि what happened to my dad. ठीक है, I don't know उन्होंने क्या समझाया. Now the problem comes where And they're Indians. they're not Indians. Okay. They're not Indians. Now the problem comes where समझ लो मेरी फ्रेंड है, उसको अपने बच्चे को उनके घर भेजना है प्ले डेट के लिए, जैसे वो पहले जाते थे. Now the parents are not okay because their child will ask, where did the father go? Where did uncle go? or why is he dressed up like a woman or something, right? Yeah, but he's got himself like totally अच्छा like he's a girl now. Surgery. Yeah, Oh, he's got the okay. surgery done now. So I feel bad for the child because they have been friends for so long. अब बच्चे के लिए भी unfair है कि सारे friends cut off करेंगे ऐसे, because if some parents are not okay to expose their kids to you know transgender and like LGBTQ society. So and I was like, well, I couldn't even say anything. I'm like, what do you even do in such a situation? It's a very you are in a dilemma in such a situation. अगर आपका खुद का बच्चा है और उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड के घर में अभी पेरेंट्स का ऐसा हो गया है, तो आप उसकी फ्रेंडशिप क्या करोगे? एक्चुअली आप बच्चे को ट्रॉमा में डाल रहे हो फॉर लाइफ टाइम. तो यार मतलब जो बच्चे पे बीत रही है वो तो अलग ही है, but the other kids as well, right? ऑफ कोर्स. just in general when I see kids these days, अगर आप हम like I'm from the millennial generation, अगर आप Gen Z की ही generation ले लो जो हमारे बाद वाली है 2000 के पास वाली, हाँ, 2005. they're, 97 के बाद, हाँ मतलब मोस्टली 2000 के बाद ही आप 2000 अगर के देख बाद. लो, they mature much faster. अगर आप देखो तो जैसे मैं 10 साल पहले when I was like in my early 20s, I looked like I was a teenager and सारे हमारे एज के उस टाइम सब ऐसे ही दिखते थे बिकॉज ये सब एक्सपोजर था ही नहीं इतना easily available, accessible नहीं था. But now Gen Z people, like I feel they look a lot older than their age also sometimes. So that is also a part of maturing faster because they are hitting puberty faster. So I'll go towards the end of the podcast with this one thing from your side कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपकी बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी, और एक जो रिलेशनशिप में लोग आ रहे हैं, दे आर गेटिंग मैरिड और दे हैव जस्ट मैरिड, उनके लिए आपकी सजेशन क्या रहेगी? बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड प्री डिस्कशंस Yes. जो आपको डिस्कशन करनी चाहिए मैरिज से पहले, हाउ यू हैव टू मैनेज एंड नॉट टू ट्राई टू बी दैट परफेक्ट, and about parenting. So what are the suggestions for all three set of people? क्या suggestion रहेगा? Relationship में तो I would say कि learn to respect each other and respect yourself also, क्योंकि कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में ना खुद की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, और फिर एक बार वो खो गई तो सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करता है, एंड देन दैट गोज ऑन फॉर लाइफ. तो एक रिस्पेक्ट योरसेल्फ, know what you believe in, and also respect your partner. उनके व्यूज अलग हो सकते हैं but डिस्कस करके come to a mutual understanding with each other. आपका गोल सेम होना चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर. अगर आपके रास्ते भी अलग हो क्योंकि उसकी पर्सनालिटी अलग है, आपकी अलग है, दैट्स ओके. अंडरस्टैंड कि ही इज ऑन अ डिफरेंट पाथ, आई एम ऑन अ डिफरेंट पाथ, बट वी आर मीटिंग टुगेदर इन वन पाथ. तो आपका रिलेशनशिप बना भी रहेगा इवन इफ देयर इज अ लॉट ऑफ टर्मोइल दैट इट गोज थ्रू. तो रिलेशनशिप का तो ये है. आपने पूछा पेरेंटिंग का. उससे पहले the between phase of after getting married and the Before having a pregnancy. kid? Yes. प्लान इट, डिस्कस एवरीथिंग की जैसे हमने बोला फाइनेंस हो गया या पेरेंटिंग स्टाइल हो गया,
कितने बच्चे चाहिए वो भी डिस्कस कर लो, चाहिए कि नहीं वो भी डिस्कस कर लो, पेरेंट्स के साथ कैसे करना है, इन लॉज के साथ आगे चल के, बिकॉज दे विल एज, दे नीड सपोर्ट फ्रॉम, तो वो सब पहले कर लो ताकि आगे चल के वो प्रॉब्लम्स ना हो, बिकॉज व्हेन यू आर इन योर 30s और 40s उसके बाद जाके आप ये सब झगड़े करने लगो, then it's also very hard to resolve at that point in time. So, and as like for planning also, like for planning for kids, you want to be like a little financially stable before planning for a kid. But of course, sometimes it just happens, right? So if it happens, how are you going to deal with it, right? Like, what is your strategy? Okay, now it's here. And I think going with the flow is also a good strategy. But if something like God forbid is not working out, how do you want to go ahead with it? So वो सब चीजें भी बहुत important है बात करने की. And I also feel parents के दोनों parents का involve होना बहुत जरूरी है in a child's life. Of course, the dad might be the sole bread earner at some point. तो ठीक है, he'll be busier with. Again, I think अभी के टाइम में वो चीज चेंज हो रही है. It's not about. I think both of them take the responsibility in this time. Not always. Not always. but Not even in our generation. अभी भी है वैसे जो नहीं करते. तो वो भी एक डिस्कशन होना चाहिए, राइट, कि बच्चा होने के बाद मदर विल बी द प्राइमरी केयर गिवर, बट डैड्स ऑल्सो नीड टू बी इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज एक स्टडी भी है, मैंने पढ़ा था कि जो जिनके बच्चों की लाइफ में डैड्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, दे टर्न आउट टू बी मोर एम्बिशियस एंड they perform better in life as an adult also. And I think it is changing definitely. Like It if is you see, like we were talking about fathers being so involved these days, like library jao, swimming area jao, you'll see more dads, you know, with their kids as compared to. क्योंकि आपने अगर इतना सब कुछ करके पैसे कमा के रख लिए and the kid is spoiled, you're gone. Yeah, absolutely. And not just that, but घर में भी जैसे they should not shy away from entering the kitchen. जैसे शायद हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में इतना नहीं था, patriarchy was way above. अभी चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी वो राजा बेटा वाला सीन ना थोड़ा बहुत है. I'm just talking in general. Yes. कि मेरा बेटा है तो कोई और आ जाएगा कि नहीं तू मत उठ कि मैं दे देती हूँ, उस टाइप का भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज किड्स आर ऑलवेज ऑब्जर्विंग एंड देन दे विल ग्रो अप एंड बी द सेम और एक्सपेक्ट द सेम. But I feel इसका एक extreme end भी है where I'm going to get a lot of backlash, where women are taking advantage of men these days. They want कि हर चीज men provide भी करते family के लिए, वो घर आके काम भी करते, बच्चे को भी संभालते. And just because I'm a woman, मैंने कितना काम करा, ऐसी औरतें. No, But again, there are both sides. I have seen, I don't know about here, but मैंने इंडिया में बहुत देखा है. And I feel advantage नहीं लेना चाहिए. If you're expecting your husband to help you out with your child or with the family, then respect him. You should not just take advantage of. I think as long as both partners are on the same page. Yeah. फिर there might be some guys who are more homely, जिनको घर के काम करना ज्यादा अच्छा भी लगता है. तो हम बाहर से ये नहीं बोल सकते कि ये तो देखो मतलब बीवी को करना चाहिए, ये कर रहा है. It's up to them, but as long as they have that understanding, that's what matters. बाहर की दुनिया जो I think आपको दोनों को मिला के 100% होना जरूरी है. Who is 85, who is 15 or who is 50-50, it doesn't matter basically. Yeah, जैसे जब ही I am in a low phase, my husband takes over with that added responsibility when he is going through a hard time, then I charge myself up and I do the extra work. तो वो एक it's a team. Parenting is a team work. तो अगर एक टीम मेंबर लो है तो आपको है ये नहीं कि वो लो है तो और उसको पीटो, आपको उसकी मदद करनी चाहिए. You have to uplift the other person. Because if you lose, the team loses. Exactly. Yes. And It's not you who. And the kids are watching you all the Exactly. time. तो उनको पता है कि अगर इनमें प्रॉब्लम हो गई तो मैं यहाँ से कुछ निकल सकता है इस पेरेंट के पास जाके या उस पेरेंट के पास जाके, बट यू हैव टू शो देम दैट वी आर अ टीम. तो जो भी डिसीजन होगा अगर एक पेरेंट ने बोला है द अदर पेरेंट हैज टू फॉलो दैट. Beautiful. I think very very great podcast. And I think काफ़ी लोगों की podcast से help होगी, क्योंकि many people seek advice. Sometimes किसी से पूछना मुश्किल हो जाता है advice के लिए, and that's when you turn to online sources और online answers. और आपको ये देख के अच्छा लगता है कि यार it's not just me जो सफ़र कर रहा है, ये सिचुएशन है सबके साथ, ये सफरिंग सिचुएशन नहीं है, ये नॉर्मल है,
जी जी. और ये पता होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है आज के Yeah. टाइम में. मैं अकेली नहीं हूँ. Exactly. That's what we keep telling them, that you're not alone. We are dealing with it, and there's so many women and people living the And- same life and dealing Yeah. with it. I hope Modern Sakhi reaches every woman on the planet. Thank Thank you. And Thank you. uh, every couple can bless the Modern Sakhi to change their life. Thank you so much. Thank you. It means Thank a you lot. very much for being with us. It was an honor to have It you. was an Thank you honor so to be much. here. To be here. We had a Thank you. wonderful time. Thank you. Thank you.